हेलो माय डियर। जीके, जीएस, सीए करंट अफेयर्स का डेली डोज 7 से 21 मार्च। मैंने कहा था आई विल ट्राई टू कंप्लीट वेरी सून द रिमेनिंग डेज करंट अफेयर्स जीएस। तो फर्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी हमारे हैं, जिसके बेस पर हम तैयार करते हैं। फिर करंट अफेयर्स देखेंगे वन लाइनर के रूप में लास्ट में। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है, केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में, यानी हमारे देश की सरकार, जो पूरे देश की सरकार होती है उसी को केंद्र सरकार कहते हैं। उसका मुखिया, चीफ कौन होता है? ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में उपराष्ट्रपति और डी में गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार या सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि देश का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसको अच्छे से दिमाग में डालिएगा। राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, देश का मुखिया राष्ट्रपति, सरकार का मुखिया, गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही वास्तविक होता है, वो रियल पावर उसी के हाथों में होती है, और राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, लेकिन देश की शासन सत्ता इसी के नाम से चलाई जाती है। ये इसका आंसर है। भारत की मानक समय रेखा आईएसटी कितने राज्यों से गुजरती है? और जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, देश के मुखिया को ही चुनने के लिए 18वीं लोकसभा का चुनाव भी 7 चरणों में होने जा रहा है, जो 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून तक 7 चरणों में होगा, और 4 जून को काउंटिंग होगी, और जो जीतेगा वही बनेगा देश का मुखिया, केंद्र सरकार का हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, भारत की मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा जिससे भारत के पूरा, जानते हैं भारत में एक ही टाइम जोन है और पूरे भारत में एक ही घड़ी पहनी जाती है, ना कि रूस और अमेरिका की तरह कई कई टाइम जोन नहीं अपने यहाँ। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती? ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 5। राइट आंसर 5 स्टेट से होकर के आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की समय रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी? उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्य हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इसको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट है, और विश्व की मानक रेखा कहां से गुजरती है अगर कोई पूछ ले तो? इंग्लैंड के ग्रीनविच, लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी कहते हैं। ये विश्व की मानक समय रेखा है, और आईएसटी ये भारत की मानक समय रेखा है। हर देश की अपनी एक मानक समय रेखा है। वह देश जो पूरब से पश्चिम को ज्यादा चौड़ा होगा, ज्यादा लंबा होगा, वहां पर कई कई मानक समय रेखा होती हैं। जैसे रूस में कई हैं, अमेरिका में भी कई हैं, कनाडा में भी कई हैं, इस तरह से। लेकिन भारत में एक है, जबकि 2 टाइम जोन की मांग की जा रही है, हालांकि अभी इस पर कोई वो नहीं है। तो इसको आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट है, ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 3, रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील कहां पर स्थित है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी कहां है? नागालैंड। इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा यू नो 7 सिस्टर्स में से एक सिस्टर ये भी है, और त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है। त्रिपुरा एकमात्र भारत का राज्य है जिसको 3 साइड से बांग्लादेश घेरे हुए है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको हम जीरो बॉर्डर लाइन कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश जो उसको 3 तरफ से घेरे हुए है, उसके बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? जीरो बॉर्डर लाइन, जीरो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिपुरा में स्थित है रुद्र सागर झील, जो क्या है? एक रामसर साइट है। रामसर साइट माने अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि जब घोषित की जाती है तो उसको हम रामसर कहते हैं। रामसर एक शहर है, ईरान में स्थित है। राइट आंसर इज त्रिपुरा। और इसको याद रखिएगा,
वर्तमान समय में प्रेजेंटली देयर आर 80 रामसर साइट्स, 80 रामसर साइट्स हमारे भारत में है। अभी आजादी के अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष बाद आजादी का महोत्सव मनाया गया, तब तक 75 थे, अभी हाल ही में 5 रामसर साइट और बढ़े हैं, तो इस तरह से कुल 80 रामसर साइट हमारे भारत में हो गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 है नवपाषाण कालीन स्थल। आप जानते हैं कि इतिहास, प्राचीन इतिहास, शुरू का इतिहास, जहां से इतिहास हम लोग जानना शुरू करते हैं, उस इतिहास को पाषाण काल यानी पत्थर का युग, स्टोन एज को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। एक नवपाषाण कालीन स्थल जिसका नाम है बुर्ज होम, ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जानते रहिएगा, कुछ पूरा पाषाण कालीन स्थल, कुछ मध्य पाषाण कालीन स्थल और कुछ नवपाषाण कालीन स्थल, ये जो हैं स्थलों को अच्छे से सूची बना लीजिएगा। क्या वहां पर विशेषता यानी क्या चीज वहां पर मिली, इसको भी जानने की कोशिश करिएगा। जैसे नवपाषाण कालीन स्थल जो बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है, यहां पर बताया जाता है कि जो घर का मालिक होता था उसकी कब्र में वह कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। अब यहां पर यार एक क्वेश्चन उठता है, क्या घर का जब मालिक मरता था तो जरूरी है कि कुत्ता भी मर जाता था, या कुत्ते को कैसे दफनाए थे? मतलब वहां की आप कब्रों में पाएंगे तो घर का जो मालिक होता था उसके साथ कुत्ते भी दफनाए गए, इसीलिए बुर्ज होम मशहूर है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या घर का मालिक के साथ कुत्ता भी मरता था? भाई मालिक तो नेचुरल डेथ है, डेथ तो होगी ही, जब हो जाती है किसी की भी डेथ हो सकती है, तो क्या जरूरी है कि जब वो घर का मालिक मरता था तो कुत्ता भी मर जाता था? लेकिन आप बुर्ज होम को जानते रहिएगा, इसीलिए मशहूर है कि वहां पर जो कब्र हैं उन कब्र में घर के मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने की परंपरा थी, इसीलिए मशहूर है बुर्ज होम। कई परीक्षाओं में पूछा है। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, जैसे बिहार का चिरांद है जहां हड्डियों के बने औजार मिले हैं, हड्डी से बने उपकरण, ये भी बहुत फेमस है। तो दिस वे आप इसको जानते रहिए, हर स्थल बहुत मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे भाई? डब्ल्यूसी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालिया टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एकदम फैक्ट है। इसके पहले 4 जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को आपको रिमेंबर रखना है। और भी फैक्ट्स हैं, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन आप जानते रहिए पहले 4 अध्यक्ष तो कहां हुआ अधिवेशन यानी इसकी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कहां हुई और कौन इसके अध्यक्ष बने और कब कब हुए, तो 1885, 86, 87, 88, ये 88 तक के जो हैं इनके स्थल और इनके प्रेसिडेंट को हमें बहुत ही ज्यादा रिमेंबर करना है। तो मैं आपको बता दूं 1885 का कहां हुआ था? बंबई में हुआ था और जिसमें अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यहां पर जान लीजिए कि कांग्रेस की स्थापना जो की थी एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी। इसका दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में हुआ था, यानी बी से बॉम्बे, सी से कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ था, अब कोलकाता कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। पारसी लोग होते हैं ना, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और सी में जो मैंने लिखा बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो 1887 में कहा हुआ था? मद्रास में।
और लास्ट में डी में है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले ये बने थे, ये प्रथम यूरोपीय व अंग्रेज अध्यक्ष थे, और ये कहाँ के थे, जब इलाहाबाद में हुआ था, यानी प्रयागराज जिसे आज कहते हैं, जब वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। और आप जानते हैं एओ ह्यूम ने इसकी फाउंड किया था, कांग्रेस को स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट है, इसी में ही जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो किस नाम से की गई थी? तो आप जानते हैं जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। लेकिन याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जी ने कहा यह नाम ठीक नहीं है, इसका नाम होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंग्लिश में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और भी एक फैक्ट यहां पर याद रखिएगा कि इसका पहला अधिवेशन जो होना था वो पुणे में होना था, लेकिन बट लग गया ना सेंटेंस, बट उस समय पुणे में प्लेग माने बहुत बड़ा रोग, महामारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से इसका फर्स्ट अधिवेशन कहां पर किया गया, बंबई में। और भी बस 3 फैक्ट इतना याद कर लीजिए, कांग्रेस मजेदार चीज है, पूरा इतिहास आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कांग्रेस का ही है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये इतने फैक्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपका ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करंट अफेयर से लिया है, देखो क्वेश्चन बनाने का मैं यही सोचता हूं कि आपका एक हिस्ट्री से, एक ज्योग्राफी से, एक पॉलिटिकल साइंस से, एक एनवायरनमेंट से और एक साइंस से, और उसके बाद एक CA से, अगर इतने आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से, कोई आपको रोक नहीं सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और शायद इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं आ पाया है, इकोनॉमिक्स का, सॉरी, बट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, हाइफा बंदरगाह कहाँ है? तो हाइफा बंदरगाह जानते रहिएगा, इसका ऑप्शन से है अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल। इसका राइट आंसर इज इजराइल। इजराइल में है हाइफा बंदरगाह। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि अभी अडानी पोर्ट्स ने इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। इसने इसको निजीकरण की बात इजराइल सरकार ने किया था। इसमें बताते हैं कि भारतीय कंपनियों का 70% हिस्सेदारी हो गई है इसमें, हाइफा पोर्ट पे। उसके बाद 2 बंदरगाह और याद रखिएगा, एक ईरान में है चाबहार बंदरगाह। इसको भारत डेवलप कर रहा है ताकि वो अफगानिस्तान पहुंचने का रास्ता, यूं तो भारत अफगानिस्तान को टच करता है लेकिन वो LOK में आता है, लद्दाख ऑक्यूपाइड में आता है। लद्दाख ऑक्यूपाइड जो कि पाकिस्तान के पास है और दुष्ट पड़ोसी है, कहे जाने देगा उधर से। तो ईरान में भारत कौन सा बंदरगाह डेवलप कर रहा है, पोर्ट, तो उसका नाम है चाबहार। और चीन द्वारा पाकिस्तान में एक बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखिएगा, हाइफा बंदरगाह इजराइल में, ईरान में चाबहार बंदरगाह, और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट जो चीन द्वारा डेवलप किया जा रहा है। चाबहार भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा है ताकि वो अफगानिस्तान और दूसरे सारे देशों में, उधर मध्य एशिया में पहुंचने का एक सबसे अच्छा और सटीक रास्ता ढूंढ सके। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? ये तो थे आज के इसके बेस पर क्वेश्चन। अब आपको जल्दी से वन लाइनर्स बताते हैं। यस माय डियर, तो आपको सबसे पहले बता देते हैं जल्दी से कुछ पर्सन इन द न्यूज, जो व्यक्ति कुछ न्यूज में रहे अपनी किसी भी वजह से। तो सबसे पहले नायब सिंह सैनी, इनको याद रखिएगा, ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद। ये कुरुक्षेत्र से MP हैं। सुधा मूर्ति, 73 वर्षीय सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई है राज्यसभा सदस्य। आप जानते हैं कि 250 में से 12 सदस्य भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो 12 राज्यसभा सदस्यों को किसमें, कला के क्षेत्र से, आर्ट्स से और लिटरेचर से, सोशल
सर्विस से, सामाजिक सेवा से, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करती हैं। मैंने उनको इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट वो राज्यसभा का सदस्य बना देती है, राज्यसभा एमपी हो जाते हैं। इनको पद्मश्री 2006 मिला है, पद्म भूषण 2023 में मिला सुधा मूर्ति जी। और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, यानी उच्च सदन कहते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जिसको निम्न सदन या लोअर हाउस कहा जाता है, 5 वर्ष होता है। आसिफ अली जरदारी ये पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। और क्रिस्टीना पिजकोवो ये चेक गणराज्य देश की हैं, जो 71वीं मिस वर्ल्ड बनी हैं विश्व की। और नीता अंबानी, ये इनको अभी मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया, नीता अंबानी जी को। वन नेशन वन इलेक्शन, ये अभी जो कमेटी बनी थी, जिसके 8 सदस्यीय कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और रिकेन यामामोटो 2024 प्रित्जगर अवार्ड के विजेता ये बने हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ये मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं। बी साई राम नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष व एमडी बनाए गए हैं। तमिलिसाई सुंदर राजन ये तेलंगाना के राज्यपाल थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जो झारखंड के राज्यपाल थे गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने पुद्दुचेरी के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मतलब ये अब उनके पास है। पुद्दुचेरी की भी एलजी थी और वहां तेलंगाना के राज्यपाल थे, तो अब ये सीपी राधाकृष्णन को दे दिया गया है, जो कहाँ है, जो झारखंड के गवर्नर हैं। रतन टाटा, इनको पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राहुल सिंह सीबीएसई देश का बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 1996 के आईएएस अधिकारी हैं। और ये निधि छिब्बर का स्थान लेंगे, जो इस समय नीति आयोग में एडवाइजर के लिए नामित की गई है। निधि छिब्बर जी, जो सीबीएसई बोर्ड की इसके पहले अध्यक्षा थी, अब वो चली गई नीति आयोग में, और राहुल सिंह बन गए सीबीएसई के नए अध्यक्ष। शीतल देवी, इलेक्शन कमीशन ने इनको राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में चुना है। ठीक है, ये पैरा आर्चर हैं और अर्जुन अवार्ड विनर हैं। कौन? शीतल देवी। विनय कुमार, ये रूस में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। कौन? विनय कुमार। टी आर्मस्ट्रांग चांगसन, ये क्यूबा में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। क्यूबा में, क्यूबा देश है। लियो वराडकर, ये भारतीय मूल के आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, और ये 2017 से आयरलैंड के पहले गे प्राइम मिनिस्टर थे। गे मतलब होते हैं जो थर्ड जेंडर के रूप में आते हैं गे, तो उस तरह के प्रधानमंत्री ओपनली इन्होंने बताया कि मैं गे हूं आयरलैंड के। ठीक है, गे प्राइम मिनिस्टर थे। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। ये व्यक्ति हैं जो इस न्यूज के दौरान मुझे कलेक्शन में मिले हैं, जिनको मैंने कलेक्ट किया है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये सब, इनको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। आइए जल्दी से हम लोग वन लाइनर को देख लेते हैं। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है भाई। अब नाटो आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुखिया अमेरिका है, और इसकी माने प्रिंसिपल ये है, यह एक मिलिट्री अलायंस है कि अगर इन 32 देशों में से कोई भी देश पर, कोई बाहरी देश जो इसका सदस्य नहीं नाटो का, अगर वो अटैक करता है, तो ये 32 के 32 देश उस पर मिलकर अटैक करते हैं या उससे लड़ते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 31वां देश इसका फिनलैंड बना था हाल ही में। यूक्रेन ने इसकी सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा जताई थी, तब से रूस और यूक्रेन में युद्ध ही चल रहा है।
आरबीआई व बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच लोकल करेंसी को लेकर के एक समझौता हुआ है। तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया और आरबीआई के बीच में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपना 90वां स्थापना दिवस 2024 में मना रहा है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सी डिफेंडर्स 2024 ये भारत के तटरक्षक बल और अमेरिका के तटरक्षक बल के बीच हुआ एक एक्सरसाइज है जो पोर्ट ब्लेयर में हुई। सी डिफेंडर्स 2024, इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा अपने माइंड में। भारत शक्ति ये भारत की ही तीनों सेनाओं के बीच में हुई एक एक्सरसाइज है। कहां पर? एशिया के जो सबसे बड़ा एशिया लार्जेस्ट फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। तो जैसलमेर में भारत शक्ति एक्सरसाइज जो तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज है यहां पर हुई। जैसलमेर से ही घटना एक जानते हैं, जैसलमेर राजस्थान का एक जिला है, वहीं पर हमारे यहाँ है। तो जैसलमेर में ही अभी एलसीए एक तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था, ये भी आप जानते रहिएगा। और पहली घटना है कि ये क्रैश किया है। पनामा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां देश बना है जिसने ज्वाइन किया है इसको। इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और अभी तक इसके 116 देश साइन कर चुके हैं। ठीक है। आईएसए की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। कोचरब या कोचराब आश्रम, अभी इसका उद्घाटन साबरमती में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। कोचराब आश्रम जो है, महात्मा गांधी जो 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे तो पहला आश्रम जो उन्होंने खोला था वही कोचराब आश्रम है। इसको आप जानते रहिएगा। 12 मार्च को ही उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। और कटलस एक्सप्रेस 2024 यह बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है जिसका आयोजन सेशल्स में हुआ। इसमें आईएनएस तीर ने पार्टिसिपेट किया और इसमें 16 देशों ने भाग लिया। आईएनएस तीर माने इंडियन नेवल शिप है, तीर ने भाग लिया था। ठीक है। और हमारे देश के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष अभिनंदन एक डिजिटल एग्जिबिशन को लॉन्च किया जो सुभाष चंद्र बोस के जीवन को दर्शाती है। और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो अपना 134वां स्थापना दिवस मना रहा है। देखिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया NAI, इसी को हम भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत के सारे रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं। 1891 से बताते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड रखे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च 1891 अंग्रेजों के समय इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो 134वां 134th। डीआरडीओ ने अभी अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है? तो अगर पूछा जाए तो अग्नि 5 से ही है। और इसका रेंज जो है 5,500 से 5,800 किलोमीटर तक है। यह एक क्या है? आईसीबीएम है। आईसीबीएम का मतलब होता है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये जा सकती है। और सिप्री रिपोर्ट अभी 2024 आई है जिसमें 2019 से 23 के बीच भारत विश्व में हथियार को खरीदने में नंबर 1 देश है। इसमें टॉप 10 कंट्रीज हैं। नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पर सऊदी अरब है, नंबर 3 पे कतर है, फिर 4 पे यूक्रेन, 5 पे पाकिस्तान, 6 पे जापान, 7 पे इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और चाइना। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने 2019 से 23 के बीच में सबसे ज्यादा विश्व से हथियार खरीदे हैं। सबसे ज्यादा कौन खरीदा है? सबसे ज्यादा बेचा कौन है? एक्सपोर्टर कौन रहा है? तो अमेरिका। नंबर 2 पे फ्रांस। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिप्री जो है एक स्वीडिश थिंक टैंक है और ये जो बताती है कि ये दुनिया में कौन कितने हथियार ले रहा है, किस प्रकार की, ये सारी चीजों की जानकारी हमको सिप्री द्वारा मिलती है। तो सिप्री रिपोर्ट हमेशा याद रखिएगा, जब भी आएगी तो आपको देश दुनिया में कौन हथियार खरीद रहा है सबसे ज्यादा, कौन बेच रहा है, इसका भी उद्देश्य एक तरह से
तो सिप्री का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक तरह से पीस लाना ही, जब दुनिया को बताना है कि कौन सा वेपन, कौन वेपन एक्सपोर्टर सबसे बड़ा बिगेस्ट वेपन एक्सपोर्टर कौन है और वेपन इंपोर्टर कौन है, ये सारी रिपोर्ट सिप्री द्वारा ही हर साल रिलीज की जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी स्टॉकहोम में ही है। और यूनियन सिविल एविएशन एंड स्टील मिनिस्टर ने फ्लाई 91 एक रीजनल एयरलाइन सर्विस की पहली उड़ान मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा से अगत्ती द्वीप लक्षद्वीप के बीच झंडी दिखाई। तो फ्लाई 91 इज ए गोवा बेस्ड एयरलाइन, आप जानते रहिएगा। एक छोटे क्षेत्रीय उड़ान होती हैं ये फ्लाई 91। पीबी शब्द हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी प्रसार भारती की इस नई सेवा को लॉन्च किया। पीबी का मतलब जो है प्रसार भारती, आप जानते हैं प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई। इसके दो ही अंग है, आकाशवाणी और दूरदर्शन, और दोनों के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है। आकाशवाणी का जहां बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मोटो है, वहीं दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम है। और नवनीत सहगल अभी इसके बने हैं, अध्यक्ष बने हैं प्रसार भारती के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीबी शब्द जो है प्लेटफॉर्म है, डिजाइन किया गया है जिसमें हर प्रकार के ऑडियो, वीडियो, फोटो, ये सब तरह की न्यूज आपको इस पर मिलती रहेगी। न्यूज शेयरिंग सर्विस है पीबी शब्द। भारत सरकार का अगर सबसे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो प्रसार भारती ही है। फिर वो चाहे रेडियो के जरिए दी जाए और चाहे वो टेलीविजन के जरिए दी जाए। समझ में आई बात? अच्छे से इसको जानते रहिएगा। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें हर योग्य शादीशुदा महिला को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, न्यूज़ में है महतारी वंदन योजना। और मुंबई ने जीता 2024 का रणजी ट्रॉफी, विदर्भ को हराकर 8 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में यह ट्रॉफी जीती है। यूएनडीपी ने ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को 134वें स्थान पर रखा गया है। चाइना इसमें 75वें स्थान पे है, श्रीलंका 78, भूटान 125 और बांग्लादेश 129। यानी ये सब सारे देश हमसे आपसे भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे हैं। क्या कहने, क्या रिपोर्ट है भाई। ब्लू लाइन ये खबरों में रहा है, तो क्यों जानते हैं ब्लू लाइन क्या? लेबनान और इजराइल के बीच ये बॉर्डर के रूप में काम करता है ब्लू लाइन। भारत के पहले क्या बना है भाई? फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सीडैक तिरुवनंतपुरम में केरल में किया गया है। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी हाल ही में किया गया। दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल प्रदेश की अभी 30 जगहों का नाम भाई चाइना ने बदल करके कुछ और रख दिया, लेकिन भारत के लोग कह रहे हैं नाम बदलने से जगह नहीं बदल जाएगी। पोषण पखवाड़ा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया। खसरा और रुबेला चैंपियन विश्व वैश्विक पुरस्कार अभी किस देश को दिया गया? तो भारत को दिया गया। इन बीमारियों से निपटने में बहुत ही अनुकरणीय, बहुत ही ज्यादा प्रयास करने की वजह से भारत को पुरस्कार दिया गया। 96वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया। इसमें किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। एम्मा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फॉर पुअर थिंग्स के लिए दिया गया। द बॉय एंड द हेरॉन बेस्ट एनिमेटेड का ऑस्कर अवार्ड मिला इसको। व्हाट वाज आई मेड फॉर ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इसको दिया गया है। ऑपरेशन कामधेनु ये पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन कामधेनु। वीडेम संस्थान जो है ये वीडेम का फुल फॉर्म होता है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी। इसने डेमोक्रेसी 2024 का रिपोर्ट जारी की है और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। स्टॉफन लिंडबर्ग ने, जो स्वीडिश पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, ये क्या करता है? इट ट्रैक्स डेमोक्रेटिक फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में किस देश में कितनी डेमोक्रेटिक फ्रीडम है उसको ये पता लगाता है। और 2024 के रिपोर्ट में इट हैज डाउनग्रेडेड इंडिया ऑन सेवरल मैट्रिक्स रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स।
इसने भारत को डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स के कई मैट्रिक्स में, कई मानदंडों पर बहुत नीचे पाया है। ये देखिए, तो विदेशी लोग हैं भाई, अपने हिसाब से ही रिपोर्ट बनाते हैं, इनके रिपोर्ट का कोई वो खास वो नहीं, लेकिन अब चूंकि पूछा जाता है तो जानते रहिए। माजुली मास्क, जिसको जीआई टैग दिया गया, असम से रिलेटेड है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये जो दूसरा महिला प्रीमियर लीग हुआ, इसके टाइटल विजेता टीम बनी है। त्रिनेत्र ऐप 2.0, ये यूपी पुलिस द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और मोदुर मदाबुसी कृष्णा 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार विजेता हैं। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। स्टार्टअप के मामले में यूएसए और चाइना के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। सखी, सखी जो है इसका फुल फॉर्म है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है जो गगनयान क्रू की मदद करेगा, इसको अच्छे से जानते रहिएगा। जेपाल, अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, जेपाल जिसे शार्ट में कहते हैं, साउथ एशिया में स्थित है। जेपाल जो होता है वैश्विक गरीबी को मिटाने में एक अहम भूमिका पॉवर्टी रिलेटेड पर काम करता है। और भारत के रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट माने ग्रामीण मंत्रालय ने इसके और जेपाल के बीच में, जेपाल और रूरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ है ताकि भारत की औरतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। टाइगर ट्रायम्फ 2024 भारत व अमेरिका के बीच तीनों सेनाओं का द्विपक्षीय एक्सरसाइज हुई है। याओंडे डिक्लेरेशन, याओंडे घोषणा पत्र, ये मलेरिया से संबंधित है। इसमें 11 अफ्रीकी देशों के हेल्थ मिनिस्टर ने मलेरिया से होने वाली डेथ्स को रिड्यूस करने के लिए एक समझौता किया है, घोषणा किया है। आप जानते हैं कि अफ्रीका की सबसे कॉमन बीमारी सबसे ज्यादा कौन है? मलेरिया है। तो मलेरिया से अगर पूछा जाता है कि याओंडे घोषणा पत्र किससे, घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो मलेरिया बीमारी से है, जानते रहिए। याओंडे क्या है? याओंडे जो है कैमरून देश की राजधानी है, जो अफ्रीकी देश है। और उसके बाद एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चौथे संस्करण की मीटिंग नई दिल्ली में हुई। इसकी स्थापना, एससीओ की स्थापना जानते हैं 2001 में हुई। इंडिया इसका मेंबर 2017 में बना। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR व धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के बीच किसानों को बेहतर प्रशिक्षण व नई तकनीक की जानकारी देने के लिए इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। तो इसी समझौते के साथ मैंने, थोड़ा टाइम तो लग रहा है क्योंकि वीडियो कई दिन के बन रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिए। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जितने भी मैंने बताया है, आप उसको अच्छे से अपने माइंड में रखिए और डोंट वरी, बस तैयारी कर रहिए। जो भी आगे एग्ज़ाम आएंगे, आगामी एग्ज़ाम, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ आज इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, और कीप preparing your preparation for your better future, for your bright future. Thank you very much.